Hello students, let's continue our chapter coordination compound. Today is the last lecture of this chapter. उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं. मैंने कहा था बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी है, वर्नर्स फर्स्ट, सेकंड VBT, और उसकी कुछ लिमिटेशन आई तो थर्ड थ्योरी कौन सी आ गई, CFT, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसके ऊपर पॉस्टुलेट नहीं आते, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. जैसे VBT पे बताए थे ना मैंने, क्वेश्चन दे देगा कोई मॉलिक्यूल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, ऐसे ही आते हैं. लेकिन पहले इसके मैं पोस्टुलेट को समझाऊंगी, वही इसके अंदर एग्जाम्पल्स में मैं फॉलो करूंगी. पोस्टुलेट का मतलब क्या है, ये किस चीज़ों को मानती है, किन किन बातों को मानती है. पहला इज फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट अज्यूम सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड हैव आयनिक करेक्टर नॉट कोवलेंट नेचर. ये क्या मानती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में आयनिक करेक्टर हैं. ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ बता रही हूँ. कि कहता है, हमने VBT में पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि वो कोवलेंट नेचर होते हैं. लेकिन CFT इसको नहीं मानती. ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक करेक्टर होता है. कैसे? क्योंकि लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है. देता है तो उस पर चार्ज नेगेटिव और ये लेता है तो उस पर पॉजिटिव. तो इस तरीके से इस पर प्लस और माइनस जिस पे चार्ज है वो आयनिक नेचर के हैं. ये इस बात को नहीं मानती कि इसमें कोवलेंट करेक्टर है. हालांकि ये सच्चाई है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सच्चाई नहीं बदली कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. इस बात को मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन CFT का मानना है इसको थोड़े अलग तरीके से देखती है. मतलब उसमें भी यही था, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, मेटल लेते थे, लेकिन इसका देखने का नज़रिया इस चार्ज के नेचर से है. इसने ये माना कि जो मेटल और लिगेंड का नेचर है वो कैसा है, आयनिक नेचर है, ना कि कोवलेंट. सेकंड इसकी अजम्पशंस क्या थी, इसने ये माना कि लिगेंड्स एंड मेटल टू बी पॉइंट चार्जेस. इसको पॉइंट चार्जेस क्यों माना, क्योंकि मेटल्स के ऊपर अपना चार्ज है, CM में मतलब सेंट्रल मेटल एटम अपना चार्ज है, उसके ऊपर लिगेंड के अपना चार्ज है. इसीलिए जिसके ऊपर चार्ज होता है तो वो होते हैं पॉइंट चार्जेस. पॉइंट मतलब एक छोटा सा चार्ज है, पॉइंट है, इसीलिए इसको एक पॉइंट चार्जेस या डाइपोल भी कह सकते हो. इसने एक डाइपोल माना था, इसको पॉइंट चार्जेस माना था. डाइपोल पे भी एक 2 तरह के चार्ज है, पॉइंट चार्जेस पे भी कैटायन एनायन 2 चार्ज होते हैं. थर्ड जो पॉइंट है, इट गिव स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स नोट S एंड P ऑर्बिटल्स. इसने क्या किया अपनी थ्योरी के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पूरी जो थ्योरी के अंदर क्वेश्चन करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे कि इसने D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग दिया. हमें पता है D जो है ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है. जिसमें क्या होते हैं, D में DXY, DYZ, GZX, फोर्थ होता है DX² - Y² एंड फिफ्थ DZ². ये 5 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम. इसके अंदर इसकी स्प्लिटिंग की हुई है. स्प्लिट कर का मतलब तोड़ना. 3 ऑर्बिटल हो सकता है, यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, या फिर 2 ऊपर नीचे चले गए, 2 ऊपर चले गए. मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग की हुई है D ऑर्बिटल की. S और P ऑर्बिटल का कोई भी जिक्र नहीं है. यानी उन ऑर्बिटल, उन कंपाउंड का जिक्र करेंगे जिसके अंदर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और उनकी स्प्लिटिंग होगी. ये मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आएगी क्यों होती है, किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ये होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज डज नॉट गिव अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. VBT से हमें क्या पता चला था कि किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती. ये किसके बारे में बताती है, एक एनर्जी होती है. या ये C के अंदर ऐड भी कर सकते हो, बट गिव्स CFSTE. इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्रिस्टल CFSTE स्प्लिटिंग इसी के अंदर आ जाता है. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन इससे नहीं निकाल सकते. अब मैं आपको एक एग्जांपल देने से पहले इसमें ये बताती हूँ कि जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती है. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. मैंने पूरे को स्टॉप किया हुआ है, साथ साथ नोट किया करो वैसे तो पॉइंट. अब मैं आ रही हूँ उसके जब एग्जाम्पल देने से पहले कि इसमें स्प्लिटिंग किस टाइप की होती है और किस कंपाउंड में कैसी होती है. यहाँ हम जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, CFT पढ़ेंगे, 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ेंगे. एक होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. हमारे सिलेबस में 2 ही कॉम्प्लेक्स के लिए, एक स्क्वायर प्लेनर भी है, उसमें मैं बताऊंगी
क्वेश्चन ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर इसमें टेट्राहेड्रल में ही आते हैं। होता क्या है इस कॉम्प्लेक्सेस में, इनकी एनर्जी की स्प्लिटिंग के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको कहा डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की शेप की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड अटैच होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 इस तरह से और 2 लिगेंड इस तरह से, 6 लिगेंड अटैच हैं। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। अगर मैं मान लूँ कि इसको ये जो लिगेंड है ये कौन सी एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश होएगी, अगर ये वाई होगी तो ये वाई डैश होगी, राइट। एक्सिस की बात करूँ, ये एक्स एक्सिस है मान लो तो ये एक्स डैश होगी, ये वाई है तो वाई डैश होगी, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये जेड डैश एक्सिस होगी, राइट। अब इस एक्सिस में क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं ये सारे लिगेंड हैं, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। इसके अंदर एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो लिगेंड अप्रोच करते हैं इन बिटवीन एक्सिस करते हैं, यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखो लिगेंड कहाँ आ रहे हैं, लिगेंड यहाँ जुड़े हुए हैं। मान लो ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये मेटल का ऑर्बिटल है अपना, डंबल शेप होती है ना इसकी, ये मेटल के इस तरह से ऑर्बिटल है और बाहर से कोई लिगेंड अप्रोच करता है और यहाँ पर लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे लिगेंड आ गया, यहाँ पे भी लिगेंड आ गया, यहाँ पे भी लिगेंड आ गया। इसकी शेप बना रही हूँ ये सिर्फ, सॉरी, इस तरह से। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ जैसे एक्सिस है, एक्सिस पे कुछ मेटल का ऑर्बिटल है और यहाँ से कोई लिगेंड अप्रोच कर दे, मान लो कोई भी लिगेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना। जैसे मान लो ये मेटल का है शेप डंबल, ठीक है, और ये ऊपर से लिगेंड आ जाता है, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये लिगेंड आ जाता है। तो अलोंग द एक्सिस इसके अंदर क्या होता है, इन बिटवीन एक्सिस क्या होते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं। इन बिटवीन जो एक्सिस होंगे वाई और एक्स होंगे एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस तो क्या है अलोंग द एक्सिस, तो इधर है। बिटवीन की अगर हम बात करें एक्स एक्सिस, मतलब अगर हमें पता है शेप्स की अगर हम बात करें कि जो इन बिटवीन, एक होता है इन बिटवीन एक्सिस और एक होता है अलोंग द एक्सिस। मतलब जो शेप्स की बात करें अगर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 शेप्स होती हैं, ठीक है, और एक होती हैं बाकी 2 अलग होती हैं। इसकी अगर आप शेप बनाओ, पहले इस पॉइंट को समझो। देखो डी एक्स वाई अगर अप्रोच कर रहे हैं, मान लो ये है, तो डी एक्स ये हो गया, ये वाई ये हो गया, ये डी एक्स वाई एक्स के ऊपर और ये वाई के ऊपर, ये बिटवीन द एक्सिस है, राइट। ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस। और वाई जेड कैसे होगा, अगर मान लो ये कोई वाई ऑर्बिटल है इसके ऊपर बनती है और जेड ऑर्बिटल के इस तरह से ऐसे बनती है, ये भी क्या है, बिटवीन द एक्सिस है। जो डी जेड एक्स शेप बनती है वो भी कैसे बनती है, जेड और एक्स के ऊपर बनती है, बिटवीन द एक्सिस बनती होती है, राइट। ऐसे कुछ ऐसी शेप बनती होती है, डी जेड एक्स की, डी वाई जेड की और डी एक्स वाई की। और ये तो शेप्स है, आपने +1 में सब ने पढ़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ा रफली बता रही हूँ मैं, इस पॉइंट को समझाना चाह रही हूँ। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप होती है और डी जेड स्क्वायर की जो शेप होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। मतलब अगर ये वाई एक्सिस है तो ये अलोंग द एक्सिस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो होएगी वाई स्क्वायर, ये क्या है, अलोंग द एक्सिस शेप होती है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्टाहेड्रल का इससे क्या रिलेशन है शेप से, कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो कैसे करते हैं, जो इनकी शेप है अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, यानी जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर होते हैं, यहाँ पर एक्सिस के अलोंग शेप में क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल शेप है, एक बार फिर से बता रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो अलोंग, इन बिटवीन नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से जो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने वाले शेप्स होती हैं, कौन सी, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनको रिपेल करने की वजह से वो एक दूसरे को पीछे फेंकते हैं और उसकी स्प्लिट कर देते हैं और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। यही पॉइंट इसके अंदर मेन है। एक बार फिर से बता रही हूँ, फिर आगे जब इसका डायग्राम बनाऊंगी तो क्लियर होगा। कैसे आपको ये लिखनी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कितना पॉइंट आपने, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे लिखना है। होता क्या है, CFST ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर लिगेंड क्या है, 6 इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर। और हमें पता है डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल में से
दो ऑर्बिटल हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसीलिए अलोंग द एक्सिस में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और स्प्लिट होकर उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कोई डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, फ्री आयन है, यहाँ पर ये फ्री आयन है, मान लो इसके कुछ भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही। फिर उसके बाद स्टेज 2 आएगी जब एवरेज एनर्जी होगी किसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ हम फीलिंग करेंगे। ये जो स्टेट होती है स्टेट 2 जो होती है एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की, जो एनर्जी है इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। मैंने कहा जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो दो ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे और उनकी एनर्जी ज़्यादा मान ली जाएगी। जैसे मान लो स्प्लिट होकर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिपेल किया और डी जेड स्क्वायर, और बाकी के 3 ऑर्बिटल क्या रह जाते हैं नीचे। बाकी 3 कौन हुए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसीलिए ये मैंने पॉइंट बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो क्रिस्टल फील्ड डायग्राम होता है थ्योरी का, उसमें क्या होता है, ये डी ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट होते हैं क्योंकि इसके अंदर दो ये अलोंग द एक्सिस होते हैं और दोनों को रिपेल करते हैं, रिपेल होकर दूर भागते हैं, दूर भागते हैं तो ऊपर चले जाते हैं, बाकी के 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं। इसीलिए मैंने इसके पोस्टुलेट में एक पॉइंट रखा था कि इट गिव्स द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स नॉट ओनली डी ऑर्बिटल नॉट एस एंड पी। यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दी, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कर दी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर डायग्राम पूछा जाए, इसके अंदर डायग्राम ही आएगा। जैसे +1 में आपको याद है एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का किया था, ऐसे +2 में सीएफटी के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कहेगा। तो ये डायग्राम बनाओगे। मेन पॉइंट ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल नीचे जाएंगे। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसको नाम दिया, और जो बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल जो है बैरी सेंटर। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, बीच का एवरेज एनर्जी लेवल को जो बताता है। और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस को, जो बैरी सेंटर तो है ही है, इसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ से मतलब क्या है, डेल्टा चेंज इन एनर्जी, ओ होती है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल हैं इसको नाम दिया जाता है T2G का, T2G एक नाम रख दिया जाता है। एक जैसे नोटेशन होती है ना किसी के लिए, T2G ट्रिपलेट हो गया एक तरह से, क्योंकि 3 ऑर्बिटल नीचे रह गए इसीलिए इसको ट्रिपलेट का नाम दे देते हैं। वैसे T2G ऑर्बिटल। और बाद वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इनको नाम दिया जाता है EG का, सिर्फ EG का। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझोगे कि जो 3 हैं ट्रिपलेट को नाम दे दिया गया T2G का, और बाकी के 2 ऑर्बिटल्स को नाम दे दिया गया EG का, अपनी नोटेशन है। और यहाँ जो वैल्यू होती है T2G की, वो वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है, जिसको लिख यहाँ रही हूँ मैं, -0.4 डेल्टा ओ। क्या है ये, -0.4 डेल्टा ओ। यहाँ भी लिख देती हूँ -0.4 डेल्टा ओ। बाकी अंडरस्टूड हो, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो एनर्जी होती है ये। और यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर रह गई वो जो एनर्जी होती है, यहाँ लिख रही हूँ मैं +0.6 डेल्टा ओ एनर्जी होती है, क्योंकि ऊपर चले गए, ऊपर पॉजिटिव में जाएंगे और एनर्जी 0.6। ये एक्सपेरिमेंटली कुछ डाटा है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है और आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, क्लियर। और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं उनकी +0.6 डेल्टा ओ है, डेल्टा है ये, ट्राइंगल बनाना है छोटा सा और नीचे ओ लिखना है। और ये -0.4 डेल्टा ओ है T2G जिसको बोलते हैं। पूरे ओवरऑल को डेल्टा ओ और बीच को बैरी सेंटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स दे देगा और कहेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। एक्चुअल में यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, हमने इसको जो फिलिंग करनी होती है उस बेसिस पे ही होती है, लीगेंट के बेस पर। कोई भी कंपाउंड है और कहे अगर उसका लीगेंट देखना है, अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंट है या वीक लीगेंट है, ये बात आपको देखनी है। इसका जो ऑर्डर भी है ना वो आपको बुक में दिया हुआ है, वो जो ऑर्डर है आपको इस तरह से दिया होगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। सबसे पहले I नेगेटिव आता है सबसे वीक लीगेंड में, फिर Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O फॉर ऑक्सोलेट आयन, O2 नेगेटिव, वाटर, इस तरह से इसका ऑर्डर है। लास्ट में जाके कार्बन मोनो है, Cn नेगेटिव है। ये आप ऑर्डर बुक में देख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। बीच के मैंने कुछ एलिमेंट छोड़े हैं।
ये एक सीरीज है, या ये जो लिगेंड है ये वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये लिगेंड्स के बारे में बताती है, ऑर्डर के बारे में बताती है, और इस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो लिगेंड को उनकी एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करे उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर हो गया? अब इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू जो हम एनर्जी निकालते हैं वो निकालते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब होता क्या है, लिगेंड के बेस पर ही है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको पिछली में भी बताया था कि पेयरिंग होएगी, वही मिलता जुलता कंसेप्ट यूज करेंगे। वीक लिगेंड में नॉट पेयरिंग, डज नॉट पेयरिंग कह सकते हो, पेयरिंग नहीं होएगी। यही कंसेप्ट याद रखना है। अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर मान लो डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करी, लास्ट में क्या आ रहा है 3D3, या कोई भी डी ऑर्बिटल आएगा आपको ऐसे देगा D3 की फिलिंग करो, ठीक है, या कोई कंपाउंड दे देगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में D3 आ रहा है लास्ट में, तो D3 मतलब अपने को D वाले ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ D ही है, और कॉन्फ़िगरेशन का रूल करना है जो आपने हंट्स रूल, ऑफ बो रूल किए थे, उसी को फॉलो करते हुए फिलिंग करनी है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? आपको पता है पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक सिंगली पेयर्ड होता है, फिर पेयरिंग होती है। तीनों इलेक्ट्रॉन तो बड़ी इजीली निकल जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होएगा, और उसकी एनर्जी आप कैसे निकालोगे? तीनों यहीं पे फिल होंगे, उसकी चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक, दोनों का मेथड सेम रहेगा, इसमें तो कोई पेयरिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगी कि पेयरिंग कैसे होएगी। 3 तक तो रूल सेम रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सीधा 1 कर दो, 2 करने हैं तो 2, 3 करने हैं तो 3। 3 तक इसका कोई रूल नहीं है। 3 के लिए जो एनर्जी कहे कि CFSE निकालो, CFSE, तो कैसे निकलेगी 3 के लिए? तीनों यहाँ है, इस लेवल पे एनर्जी मैंने कहा था पॉइंट -4 डेल्टा O है, तो आप क्या करोगे 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे -0.4, तो एनर्जी क्या निकलेगी? 4 3 12 होता है, 1.2 माइनस का -1.2 क्या हो जाएगी इसकी एनर्जी। तो अगर कोई पूछे स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या है तो -1.2 हो जाएगी। इसके पीछे डेल्टा O भी लगा सकते हो, एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं -1.2 DQ, इसकी एक यूनिट है, इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है एनर्जी निकालने का। जैसे जैसे आगे करोगे तब आपको क्लियर होगा। अगर D4 है, पेयरिंग का कंसेप्ट अब यूज होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो देखो आप कैसे फिल करोगे, 3 तो ऐसे ही करोगे। अब सवाल ये है कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, क्योंकि हमें पता है डी के 3-5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 तो यहीं जाते हैं, चौथा वैसे तो यहीं जाता होता है, अगले में जाता होता है, अगले ऑर्बिटल में, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्प्लिटिंग हो गई है ऑर्बिटल्स की। तो क्वेश्चन ये है पहले ये वाले तीनों फिल होंगे या ऊपर जाएगा, इसी को मैं बोल रही हूँ। आप लिगेंट देखोगे, अगर आपके पास लिगेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, अगर मान लो कोई इसने क्या दिया CN नेगेटिव है, यहाँ मैं आपको जनरल बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंट है, तो आप क्या करोगे, पेयरिंग का मतलब यहीं पे पेयर करना शुरू कर दोगे, चौथा लिगेंट यहीं फिल कर दोगे। क्लियर हुआ? मतलब 3 के बाद चौथा यहाँ नहीं जाएगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग है तो चौथा भी यहाँ चला जाएगा। तो अब एनर्जी उस टाइम पे कैसे होगी, चारों नीचे, चारों की एनर्जी सेम है -0.4, तो स्ट्रॉन्ग के केस में ये एनर्जी हो जाएगी -1.6 डेल्टा O। और अगर मैं आपको एक अलग से पेज पे इसको अच्छे से क्लियर करती हूँ, फिर से डायग्राम को भी और इसके अंदर, ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। पहले इसको देख लो, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें साथ साथ ये दिखा रही हूँ। देखो अगर स्ट्रॉन्ग था तो ये हो गया, लेकिन अगर D4 के लिए वीक है लिगेंड, वीक लिगेंड है तो आप कैसे करोगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही रहेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन 3 ये, 1 यहाँ, 4 यहाँ, तो मतलब एनर्जी 3 की तो सेम है, 3 × -0.4 है, प्लस में चौथे की एनर्जी ऊपर चला गया, पेयरिंग नहीं हो रही क्योंकि वीक फील्ड है, एनर्जी क्या हो जाएगी 0.6 × 1, 1 वहाँ है, तो एनर्जी कितनी होगी, -1.2 प्लस पॉइंट क्या हो जाएगी 6, यानी इक्वल टू टोटल करके जो वैल्यू आएगी -0.6 डेल्टा O। ये एनर्जी हो जाएगी अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो। एक बार फिर से बता रही हूँ, इस डायग्राम को नीट एंड क्लीन फिर से बता के शॉर्ट में बना देती हूँ, फ्री वाला स्टेट नहीं बना रही,
डायरेक्ट स्प्लिटिंग करके बता रही हूँ। 5 ऑर्बिटल हैं, इस तरह से स्प्लिट होंगे। मान लो 2 ऑर्बिटल कैसे आएंगे यहाँ, dx² - y² dz², और बाकी के 3 ऑर्बिटल कहाँ आएंगे, यहाँ dxy dyz और dzx। अब मैं आपको D5 का एग्जाम्पल लेके दे रही हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मुझे पता है क्या होगी, पेयरिंग होगी। पेयरिंग मतलब यहीं पे पेयर होना शुरू हो जाएंगे। 3 तो ये है, 4 5, और इसकी एनर्जी क्या होती है, -0.4 डेल्टा ओ होती है। तो पांचों की एनर्जी सेम है, 5 × -0.4 सॉल्व करके आएगा -2.0। अगर ये वीक है, वीक के केस में एनर्जी कैसे फिल होगी, क्लियर करो। ये क्या होंगे, 3 तो यहाँ आएंगे, इसका मैं डायग्राम अलग से बना दूं आपके लिए ताकि और ज़्यादा इजी हो जाए। अलग से डायग्राम बना दिया, इसमें देखो 5 फिल कर रहे हैं वीक के लिए। वीक के लिए 1 2 3, पेयरिंग नहीं होएगी, पेयरिंग नहीं होएगी तो ऊपर जाएगा 4 5, तो एनर्जी क्या होगी, 3 की सेम है, -0.4 डेल्टा ओ, राइट। तो क्या होगी, 3 तो गुना होंगे -0.4 से, प्लस में ऊपर कितने हैं उसके लिए 2 हैं, 2 के लिए एनर्जी क्या होगी 0.6, ऊपर वालों की एनर्जी सेम है। तो ये डायग्राम यूज़ किया और ये एनर्जी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, साथ साथ नोटबुक पेन लेते जाया करो। सोल्व करो, 3 × ये और 2 × ये, सोल्व करके आंसर आएगा 0.0। इधर भी -1.2 + 1.2 0 हो जाएगा। तो ये था D5 के लिए। एक और एग्जांपल दे रही हूँ D6 के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग है तो देखो 5 फिल कर दिए, 3 पेयरिंग होएगी, 4 5 और छठा भी कहाँ फिल होगा, यहाँ। तो एनर्जी क्या होगी, 6 की सेम होएगी -0.4, तो आंसर आएगा -2.4। लेकिन अगर 6 के 6 यहाँ पर क्या है, वीक है, वीक है तो 1 2 3 पेयरिंग नहीं होएगी। ये देखो, अब देखो अच्छे से, पेयरिंग नहीं होएगी, 3 4 5, अब तो ऑप्शन ही नहीं है, अब तो पेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो अब यहाँ होएगी, मतलब एक बार हम पेयरिंग नहीं करा रहे, लास्ट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं, अब पांचों सिंगल फील्ड हो गए, अब तो स्टार्ट ही करना पड़ेगा। 4 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए। 4 जो नीचे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, 4 × -0.4, 2 कितने हैं नीचे, +2 × 6। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा -0.4। क्लियर हो गया। 7 है, 7 के केस में क्या, अब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब आपको 6 तो नीचे हैं, राइट, 7वां कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो 7वां कहाँ जाएगा, D7 में। क्लियर हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग है, अब मैं इसकी एनर्जी नहीं निकाल रही, आप खुद निकालोगे, हमें पता है इसकी एनर्जी ये होती है। 7 में अगर स्ट्रॉन्ग है तो 6 एक यहाँ जाएगा, 7वां यहाँ जाएगा। लेकिन अगर 7 वीक के अंदर है, वीक के अंदर कैसे होंगे, 3 4 5 6 और 7वें का नंबर यहाँ आएगा। तो एनर्जी 5 की सेम होएगी, 2 की सेम होएगी। इसी तरह D8 में जाओ, 6 तो ये हो गए, 7 8वां ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग के केस में ये हो जाएगा। इस तरह से कर लोगे। वीक के केस में 5 6 7 8वां कहाँ जाएगा, यहाँ। तो अलग हो गया ना एनर्जी। तो आप जैसे ही सोल्व करोगे इसका आपका क्लियर होता जाएगा, और एनर्जी आप उतने ही इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो 6 है तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 है नीचे तो 4 को कर दो, 1 है तो 1 को कर दो, प्लस कर दो ऊपर वाले की एनर्जी मल्टीप्लाई में कितने इलेक्ट्रॉन है। बस यही कंसेप्ट है, इससे आप CFT निकाल सकते हो। अब टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, डायग्राम बिल्कुल अपोजिट होता है। एक बात और ध्यान रख लेना, इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर बात करूं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है हाई डेल्टा ओ वैल्यू। वैल्यू क्या होगी इनकी, हाई आएगी, हमेशा आप निकाल के देख लेना। और इनको बोलते क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। स्पिन क्या होती है, कम होती है। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी डेल्टा ओ की वैल्यू तो लो होती है, लो डेल्टा ओ वैल्यू है, लेकिन इनको कॉम्प्लेक्स जो स्पिन होते हैं उनकी हाई होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं, पेयरिंग तो होती नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा, एस की वैल्यू ज़्यादा तो स्पिन ज़्यादा, तो इसीलिए बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। एक इसमें क्या होता है, पॉइंट आता है कि कई बार पूछ लेता है इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन या हाई स्पिन। एक पॉइंट इसमें कई बार पूछ लेता है पेयरिंग एनर्जी का, इसको भी आप नोट कर लो, नोट में डाल सकते हो। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला एक डेल्टा ओ ग्रेटर देन, डेल्टा ओ मैंने एनर्जी निकाली, एक एनर्जी होती है पेयरिंग एनर्जी। एक्चुअल में जो 4th इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है वीक फील्ड लिगेंड में क्या करता है, ऊपर चला जाता है,
ईजी में करता है ना, पेयरिंग नहीं होती, वो होती है पेयरिंग एनर्जी। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसकी ऐसे होती है वीक फील्ड में, T2G 3 नीचे फील्ड हो जाते हैं, ईजी में एक फील्ड। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन सिंपल की करते हो तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है, 3 नीचे वाले 3 ऑर्बिटल, ये ऊपर वाला 3 और 1 4 हो गए। तो अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप कैसे करोगे इसकी, T2G 3 EG 2, क्योंकि ऊपर जा रहा है। मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इस एनर्जी से तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जो लीगेंड्स होते हैं इनको वीक फील्ड लीगेंड्स कहते हैं। यानी वीक फील्ड लीगेंड्स की पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें ये रूल फॉलो किया जाता है, पेयरिंग नहीं करते। जैसे मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं करते हैं, वीक में नहीं करते। क्यों? इसका रीज़न ये है, पी है ये पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड की पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है डेल्टा ओ से, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी कहते हैं। तो ये था पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट कि कोई भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों होते हैं और उसमें पेयरिंग क्यों होती है। तो पूछ लिया जाए तो पेयरिंग एनर्जी वीक फील्ड लिगेंड की ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की पेयरिंग एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर होते हैं। एक कंसेप्ट इसके अंदर आता है कि मैग्नेटिज्म के बारे में भी ये बताता है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है मैग्नेटिज्म, आप देख लो इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर फिल करने के बाद क्या है, पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तब आप उसका नेचर क्या कहोगे, डायामैग्नेटिक नेचर है। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब आप क्या कहोगे, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक है। एक इससे हम कलर का भी पता लगा सकते हैं। एक कई बार क्वेश्चन आता है, कुछ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कलर शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? कलर की कंडीशन होती है, जिन सेंट्रल मेटल एटम के पास, जिन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, वो कलर्ड मेनली कंपाउंड शो करते हैं। जैसे एम्प्टी डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, मान लो कोई कंपाउंड है Ti, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया, बट कई बार ऐसे NCERT में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मिल जाएगा। टाइटेनियम एक्वा, इसमें क्या है, 6 एक्वा है और इस पे 3 पॉजिटिव है। कई बार ये तो कलर्ड शो करता है, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। लेकिन स्कैंडियम के साथ अगर ये वाटर 6 लगे हुए होंगे तो ये कलरलेस है, ऐसा क्यों है तो दोनों ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कलर के बारे में भी बताती है थ्योरी। होता क्या है, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फर्स्ट वाले कंपाउंड की, टाइटेनियम की, जो सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो डी में सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है D1, और CFT के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G, पहले में ही जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ये नीचे वाले होते हैं ना, DXY DYZ DZX, और EG में इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि टोटली D में 1 होते हैं। जब इसकी टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट D1 आएगी और वो T2G में फिल होएगी, यानी CFT के अकॉर्डिंग उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होएगी। जैसे आज तक आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, 1s2 2s2 3s2 1s 2s 3s 3p, ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन CF2 के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐसी लिखते हैं, ये भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें क्या है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, बाकी तो सारे डी ऑर्बिटल खाली है। ये एक तरह से डी ऑर्बिटल की तो नोटेशन कही थी मैंने, ये 3 ऑर्बिटल T2G को कहते हैं, बाकी ये 2 ऑर्बिटल EG है, तो डी ऑर्बिटल ही हुए ना ये। इसमें 1 फिल कर दो, 2 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फिल हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 फिल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर फिलिंग हो रही है, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन में T2G ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास ये कंडीशन होती है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक विजिबल रीजन के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जंप करते हैं। जैसे यहाँ पे इसने लाइट एब्जॉर्ब की और जंप कर गए, ये भी डी ऑर्बिटल था, ये भी, तो इस तरह की ट्रांजिशन को बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। जब T2G से EG में या लोअर से हायर ऑर्बिटल के अंदर जंप कर रहा है, T2G लोअर था, EG हायर था, तो इस तरह की ट्रांजिशन को कहा DD ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। तो ये एब्जॉर्ब करने पर, ये कलर एब्जॉर्ब करने पर हमें कैसा नजर आएगा,
एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन और येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एक कॉम्प्लेक्स जो शो होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल शो होता है। जो एब्जॉर्ब करते हैं वो कलर शो नहीं होता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप लिख सकते हो पर्पल कलर शो होता है। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये कलर क्यों है और ये कलरलेस। जरूरी नहीं है, अगर आपको कलर याद नहीं है इस कंपाउंड का तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख दोगे बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में D1 T2G1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को विजिबल रीजन में। हर कलर्ड कंपाउंड का यही रीजन है, डी ऑर्बिटल है और इसके ऊपर जंप करने के लिए खाली जगह भी है, ऑर्बिटल है एम्प्टी डी ऑर्बिटल कि ये जंप करके वहां चला जाएगा और इस वजह से ये डी ट्रांजिशन शो करता है। मतलब लोअर से हायर में जब जंप कर रहा है ना तो इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, और उस वजह से कुछ कलर एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको कलर याद नहीं है तो सीधा लिख सकते हो सम कलर एब्जॉर्ब एंड शो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही शो होता है हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल है इसीलिए हमें पर्पल कलर का दिखाई देता है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम बात करें स्कैंडियम की, इसके अंदर कोई डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी जीरो होता है, इसीलिए कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, डी ट्रांजिशन नहीं होती, इसीलिए हम क्या कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। तो इस पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे कि ये कंपाउंड कलर शो कर रहा है ये नहीं कर रहा। इसका रीजन हर किसी का यही है, डी ट्रांजिशन। एक नंबर में आ जाए तो डी ट्रांजिशन, अगर ज़्यादा में आ जाए तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर बताओगे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, डी ट्रांजिशन शो कर रहा है, कुछ कलर एब्जॉर्ब किया और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो किया। कलर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कई बार क्वेश्चन में कह देगा कि ये येलो कलर शो कर रहा है तो आप सीधा यहाँ लिख देना इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज येलो। जो कलर आपको शो हो रहा होता है ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो इस तरह से ये थ्योरी मैग्नेटिज्म के बारे में भी बताती है, पैरा या डायामैग्नेटिक कलर के बारे में भी बताती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये थ्योरी नहीं बताती। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, CFSTE भी निकाल सकते हैं। तो इससे हमें इन सब बातों का पता चलता है। उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी का कैसे पता लगाते हैं। कई बार पूछता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्टेबल है या नहीं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बाय EAN रूल से हम पता लगाएंगे। EAN रूल आपको समझ आ गया तो आप कह दोगे कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी का पता भी लगाओगे। आप कैसे करोगे EAN रूल को समझाने के लिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है CONH3 की 3 पॉजिटिव कोई कॉम्प्लेक्स है। आप सबसे पहले उस सेंट्रल मेटल एटम की आपको एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। क्या निकाल दोगे, उसका एटॉमिक नंबर, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27 है। फिर क्या निकालोगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालोगे सेंट्रल मेटल एटम की, इसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे। एक्स मान लोगे, अमोनिया का क्या होती है 0, न्यूट्रल लिगेंड है, इक्वल टू 3। क्या है एक्स इक्वल टू 3, ये मैं निकालना सिखा चुकी हूँ इस चैप्टर में। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द कोऑर्डिनेशन, एक निकालोगे ये इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन। जब कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन किससे होता है, लिगेंड से, तब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। देखो एक अमोनिया के ऊपर पता है हमें 1 लोन पेयर होता है, लिगेंड की बात कर रहे हैं, हर किसी के पास नहीं होते। EN इथाइलिन डाइअमाइन 2 करता है, ऑक्जेलेट भी 2 करता है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डाइडेंटेट कौन है, ये तो यूनिडेंटेट है। इसमें क्या है, एक पे अमोनिया पे 1 लोन पेयर है तो 6 हुए, तो कितने लोन पेयर हुए, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, पेयर की बात नहीं कर रही। 6 × 2, इलेक्ट्रॉन तो 2 है ना, एक पेयर है, तो 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन। EAN रूल क्या कहता है, इसको क्या करो 27 -3 + 12, ये माइनस प्लस ये रूल कर दो। इस फॉर्मूले को कह लो, ये माइनस करना है ये प्लस करना है, और आपकी जो वैल्यू आएगी, मान लो इसको सोल्व करके मानना क्या इसकी वैल्यू आई 36। अगर तो ये वैल्यू आ रही है कोई नोबल गैस की का एटॉमिक नंबर आ रहा है, एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, नोबल गैस का। एटॉमिक नोबल गैस के एटॉमिक नंबर कौन से होते हैं, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेंडोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका क्या होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, इस तरह से रेंडोन का 86, इस तरह से इसके होते हैं। ये बीच में इस तरह से ऐड कर लेना।
मतलब ये होते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अगर हमारा आंसर सोल्व करके क्या आ गया ये, क्यों इससे क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। अगर हमारा ये नंबर आ गया तो आप क्या कहोगे, ये कंपाउंड स्टेबल है। इनमें से कोई 35 आ गया या 37 37 आ गया तो कहोगे ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी चाहिए, इन्हीं में से कुछ आनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो इनमें से कुछ कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो स्टेबल है। इसी तरह इसकी शायद 54 आएगी, निकाल के देख लेना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ, फिर से EN रूल समझ आएगा। मान लो कि है FeCN की 6 3 नेगेटिव कोई कंपाउंड है। सबसे पहले क्या निकालोगे, एटॉमिक नंबर सेंट्रल मेटल एटम का। यहाँ ले रही हूँ ताकि रूल भी साथ साथ फॉलो हो जाए। यहाँ देखो मैंने यहाँ ले लिया ताकि टेबल साथ रहे आपके। सेकंड कंपाउंड है FeCN की 6 3 नेगेटिव है। पहले क्या निकालोगे, एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -3। -6 और उधर जाके +6, x की वैल्यू आएगी 3। सॉल्व कर लेना। -3 क्या करोगे इसके अंदर, FeCN की 6 के ऊपर 3 नेगेटिव, 26 -3 प्लस क्या करोगे, Cn के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पेयर। 2 के ऊपर कितने होंगे, 6 × 2 यानी 12। 26 में से 3 गए 23 प्लस में 12। सोल्व करोगे 35। ना ये 36 आ रहा, ना 18 आ रहा, कोई भी स्टेबल का नहीं आ रहा। तो ये क्या कहोगे, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। तो बाय EAN रूल सिडविक ने थ्योरी दी थी, एक साइंटिस्ट था SIDGWIC। इसको सिडविक थ्योरी भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, या फिर इसको EAN रूल भी कह सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अगर हमारा एटॉमिक नंबर इफेक्टिव आ रहा है, नोबल गैस वाला आ रहा है, तो हम कहोगे कि ये कंपाउंड स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो कुछ कंपाउंड आपको मैं दे रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक में इनकी स्टेबिलिटी निकाल के इसको लिखना है, सॉल्व करके दिखाना है। PtCl की 6 2 नेगेटिव, कंपाउंड नोट कर लो। PtCl की 6 2 नेगेटिव है। AgNH3 की ट्वाइस पॉजिटिव है दूसरा कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड PtCl की 6 2 नेगेटिव है। इन तीनों की निकाल के, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो बुक में, निकाल के नोट्स में मेंशन करना है। बताओ कि ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, इस अकॉर्डिंग इनकी स्टेबिलिटी निकालनी है। तो आज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर जो कि हाफ ईयरली में आने वाला है, बायोमोलिक्यूल्स करेंगे। यही हमारा सिलेबस है हाफ ईयरली का विद बायोमोलिक्यूल्स। अब तक जितने चैप्टर हो गए प्लस में बायोमोलिक्यूल्स। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।